जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक कल की क्लास में स्टार्ट करा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और उसमें मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है। मैट्रिसेस चैप्टर जो है आज उसका सेकेंड लेक्चर है हमारा, और सेकेंड लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और हमको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए हर क्वेश्चन को, कैसे कैसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप जो है आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है या आपने चैप्टर थोड़ा पढ़ा है या आपको इस चैप्टर की नॉलेज भी है, तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में 10 क्वेश्चन तक इस पे मतलब ये मैट्रिसेस से ना पूछे जाते हैं। हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, कुछ चीजों के ऊपर आज बात करेंगे हम, जिसका नाम है सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उससे भी पहले आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखे, सपोज करो ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स है कोई, जैसे सपोज करो 1 2 3 4। तो अगर मैंने बोला ए जो है वो बी के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहती है कि इसका मतलब ये होगा ए बी सी डी, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 2 3 4 के, 1 2 3 4 के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो इस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के इक्वल होगी। यानी ये जो A11 है पोजीशन इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी A की वैल्यू दिख रही है मेरे को, क्या होगी, ये वाला नंबर। इसी तरीके से B की वैल्यू ये वाला नंबर होगी बच्चे, C की वैल्यू ये वाला नंबर होगी, क्या नंबर है यहाँ पे 3 है, ठीक है, और D की वैल्यू ये वाला नंबर होगी। ठीक है, मतलब इसके सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहा है वो इसकी क्या होती है बच्चे, वैल्यू होती है। तो A B C D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 2 3 4 हो जाएगी। यानी पहले वाले की वैल्यू पहली, दूसरे वाले की दूसरी, तीसरे वाले की तीसरी, चौथे वाले की ये वाली। ठीक है ना, इस तरीके से होती है। अब पहला ऑपरेशन इसमें आता है बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है भाई साहब, इसको कैसे करना होता है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखो, एडिशन क्या होता है कि आप दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड कर रहे हो। सपोज करो आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, हमने बोला ये है 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ में, सपोज करो 2 3 7 6 इसके साथ में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 को इसके साथ में क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए बच्चे हम a प्लस बी कभी भी लिखेंगे, तो इसका तरीका ये होता है 1 2 3 4 लिखो, फिर इसमें प्लस कर दो कितना, 2 3 7 और 6। तो ऐड करने का तरीका ये है कि जब भी आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ में ऐड कर रहे हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड करोगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ में, सेकंड को सेकंड के साथ में, इस वाले को इसके साथ में, इस वाले को इसके साथ में। तो कहने का मतलब ये है 1 को 2 के साथ में ऐड करोगे, 1 और 2 कितना होता है भाई साहब, 3 होता है। 2 को 3 के साथ में ऐड करोगे कितना होता है, 5 होता है। 3 को 7 के साथ में ऐड करोगे 10 हो जाता है, 6 को 4 के साथ में ऐड करोगे 10 हो जाता है। तो ये जो होगा ये किसकी वैल्यू होगी, a प्लस बी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको सब्ट्रैक्ट करना है दो मैट्रिक्स को, है ना, दो मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज करिए आपको a माइनस बी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब होता है बच्चे, आप ये 1 2 3 4 में से क्या माइनस कर रहे हो, ये माइनस कर रहे हो, 2 3 7 और 6। तो इसका मीनिंग ये है बच्चे 1 में से 2 का माइनस कर रहे हो। मतलब अगर मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं तो ये कुछ ऐसे है, 1 में से 2 का माइनस कर रहे हो, 2 में से 3 को माइनस कर रहे हो, 2 माइनस 3 कर रहे हो, उसके बाद 3 में से 7 को माइनस करो, यानी 3 माइनस 7 कर रहे हो, उसके बाद में 4 में से 6 को माइनस करो तो 4 माइनस 6 कर रहे हो। ये मतलब होता है। अब इसका जैसे माइनस कर लेते हैं, तो इसको माइनस करके हमारे पास में आंसर आएगा -1, ठीक है, -4 और -2, ये कुछ आंसर आएंगे। ये जो आंसर होते हैं बच्चे, ये होते हैं सब्ट्रैक्शन करके हमारे मिलते हैं हमारे। तो जब भी हमको ऐड करना होगा तो क्या याद रखना है बच्चे, ऐड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड करना है। जैसे 1 को 2 के साथ में ऐड करना है, कर सकते हैं आप, 1 को 2 के साथ में ऐड करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ में ऐड करेंगे, फिर 3 को 7 के साथ में ऐड करोगे, 4 को 6 के साथ में ऐड करोगे। मुझे लगता है आपको ऐड करना आता है ना, 4 और 6 10 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये सब आता है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है आपको, जैसे 1 को 2 के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है,
2 को 3 के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को 7 के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है और 4 को 6 के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे करने पर हम आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आता है इसमें भी, है ना, क्या आप हर मैट्रिक्स के सेट को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, एक दो मैट्रिक्स लेते हैं हम अपनी, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली है मैंने ये वाली, सपोज करो मैंने ली है A इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने ली है सपोज करो 1 2 7 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स ली है मैंने, बोला कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, A प्लस बी एंड A माइनस बी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो याद रखिएगा, अगर मैं A प्लस बी निकालने की कोशिश करता हूँ इसके, मान लेते मैं निकालता हूँ, देखो A प्लस बी में निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 है सर, 4 5 6 है सर, इसको ऐड करना है मेरे को 1 2 7 2 के साथ में। तो हमने ये सीखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड होता है बच्चे। सीखा या नहीं सीखा हमने? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, सीखा है हमने, है ना। तो ये सीखा है हमने, तो 1 को 1 के साथ में ऐड करेंगे। अच्छा 2 को किसके साथ में ऐड करेंगे, 2 के साथ में। 3 को ऐड करने के लिए मेरे पास तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। 4 को 7 के साथ में सपोज करो आप ऐड कर रहे हो, 5 को 2 के साथ, 6 को ऐड करने के लिए क्या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या हमारे पास में? नहीं है। तो अगर ऐसा है कि हमारे पास में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दया? गड़बड़ ये है कि इसका जो ऑर्डर था वो इसके ऑर्डर से अलग होने के कारण मेरे पास में मिसिंग एलिमेंट है, जिसकी वजह से मैं ऐड नहीं कर सकता। तो कभी भी अगर ऑर्डर, जैसे इसका ऑर्डर देखो 2 रोज है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम यानी 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो कभी भी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते आप, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। यानी अगर मान लेते हैं आप 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। यानी A प्लस बी आप नहीं निकाल पाओगे अगर ऑर्डर सेम नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 2 क्रॉस 3 होनी चाहिए। या अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे भी क्या मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, किसी और ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए हर मैट्रिक्स का, ठीक है। सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, नहीं। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे 2 रोज है 3 कॉलम, तो यहाँ पे भी 2 रोज 3 कॉलम होने जरूरी है ना। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होने से नहीं काम चलेगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 होना जरूरी है, यहाँ पे कुछ और नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर सेम है तो आप ऐड कर दोगे, ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। अब जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो बच्चे पहले आपको ये समझ में आ गया, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मैंने मान लेते हैं दो मैट्रिसेस लिखी हुई है, A इज इक्वल टू AIJ, एक मैट्रिक्स लिखी है, इसका ऑर्डर जो है वो M क्रॉस N, तो B इज इक्वल टू BIJ कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखी है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं N क्रॉस, मान लेते हैं P क्रॉस Q है। तो अगर इन दोनों को ऐड करा जा सकता है तो इसका मतलब क्या है ना। अगर मान लेते हैं, मैंने बोल दिया अगर A प्लस बी इज पॉसिबल, A प्लस बी क्या है बच्चे, अगर पॉसिबल है तो क्या मतलब है इसका मतलब ये होगा M की वैल्यू P की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यानी M क्रॉस N और P क्रॉस Q दोनों सेम ही होने चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी उसको ऐड करा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा M जो है वो P है और N की वैल्यू जो है वो Q के बराबर होनी चाहिए, यानी जितना ये आया उतना ही ये होगा, जितना ये आया उतना ही ये होगा, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर नहीं है, दिखने में अलग अलग लग रहे होंगे
इनकी जो वैल्यू है वैल्यू सेम है, P की जो वैल्यू है वही M की वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है वही क्या है, N की वैल्यू है। ठीक है, अब जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, है ना। क्या होता है कि हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम ना प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते, हम चीजें नहीं पढ़ते, हमको ऐड करना सिखा दिया जाता है, हम सीधा ऐड करने लग जाते हैं और हमको ये नहीं पता होता भाई साहब ऐड करने के अलावा भी तो चीजें हैं ना जो आपको पढ़नी है, जिसके ऊपर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें सबसे पहला लॉ आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बड़ा इजी है कि अगर आप मान लेते हैं तीन मैट्रिसेस अपने पास में ए बी और सी, ठीक है, हमने क्या करा उन तीनों को ऐड करना है लेकिन दो दो करके ऐड करना है, दो दो करके। सपोज करो पहले बी प्लस सी को ऐड करा, बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, क्योंकि ब्रैकेट इसमें लगाया, बोर्ड वास हमने पढ़ा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसमें ए जोड़ दिया। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर आप ए प्लस बी पहले निकाल के फिर सी जोड़ दो उसमें, या बी प्लस सी निकाल के ए जोड़ दो, तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा पहले इन दोनों को जोड़ के इसको ऐड करूं बाद में, या पहले इन दोनों को जोड़ के इसको ऐड करूं बाद में, आंसर सेम ही आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, ब्रैकेट का फर्क है। दूसरा होता है एडिशन, जो होती है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करने पे आंसर चेंज होता है या नहीं होता। तो अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स की हमने पोजीशन चेंज कर दी, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए कर दिया, समझ गए, है ना, ये मीम भी देखा होगा ना। तो ए की जगह पे बी, पहले मैंने सपोज करो ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, ए प्लस बी मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ के मैंने उसका आंसर निकाला, ठीक है। फिर मैंने बी प्लस ए की वैल्यू निकाली, तो दोनों ही आंसर सेम आएंगे, ए प्लस बी या बी प्लस ए जो भी निकालोगे आप, दोनों के आंसर क्या आएंगे बच्चे, सेम आएंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर। क्या जो ये लॉ है, क्या ये लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है तो ये नहीं होता, ठीक है। जैसे ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, ठीक है, किसमें, एडिशन में होता है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। दैट मींस सब्ट्रैक्शन इज नॉट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन is not commutative, not commutative, commutative. In general, it is also not commutative. मतलब अगर हम in general अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 plus 4 क्या 4 plus 3 के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। अगर मैं मैट्रिक्स की हेल्प भी ना लूं, मैं नॉर्मल भी आपसे पूछूं सब्ट्रैक्शन अभी भी, अगर 3 minus 4 में आपसे पूछूंगा क्या 4 minus 3 के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता सर, नहीं होता, ये 1 है, ये -1। मैट्रिसेस में भी ऐसे होता है कि प्लस माइनस के सिंबल का फर्क आ जाता है, जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे प्लस माइनस के सिंबल का फर्क आ जाएगा, एक आंसर जो आएगा दूसरा आंसर उसके अपोजिट सिंबल का आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, उसकी वजह से दोनों आंसर सेम नहीं आते और वो कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैंने मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है, उसको जीरो मैट्रिक्स के साथ में ऐड करा, यानी नल मैट्रिक्स के साथ में ऐड करा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स कैसी होती है, जैसे सपोज करो कि एक मैट्रिक्स मैंने ए बना रखी है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो जीरो मैट्रिक्स कैसे दिखती है, जीरो मैट्रिक्स ऐसे दिखती है बच्चे, 0 0 0 0, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं मान लेते हैं ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ बच्चे, मैं ऐड कर रहा हूँ 0 0 0 0, तो इसका आंसर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 में 0 ऐड करो 1 आता है, 2 में 2 आता है, 3 में 0 ऐड करोगे ये आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर ए ही आ जाता है ना। तो यही लिखा हुआ है कि अगर मान लेते ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दिया आपने, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, ए होगा, जहाँ पे जीरो, ये ओ जो दिख रहा है ये जीरो मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। अगर मान लेते ए में एक माइनस वाली मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आपने ऐड कर दी, तो ए प्लस माइनस ए सेम मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो वो जीरो मैट्रिक्स बनेगी। माइनस ए जो होती है उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ए का, ठीक है, ए का क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। अगर उन्होंने इनवर्स का नाम नहीं दिया तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप किसी मैट्रिक्स में ऐड करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट बना दो, ठीक है, या किसी भी नंबर में ऐड करो तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बना दे। अब आप बोलेंगे सर आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होती है, नहीं, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी यही होती है 0 0 0 0, ठीक है।
तो आपको ये दो चीजों पे फोकस करना है। आइडेंटिटी जो होती है एक्चुअल में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1001, बट एडिटिव इनवर्स निकालने पर जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो फर्क है दोनों में। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है नंबर थ्योरी में ना, दो तरह की इनवर्स होते हैं, दो तरह की इनवर्स। एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मैट्रिक्स के लिए देखो हम जब भी इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव निकालते हैं। ये तो यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही काम चलता है, ठीक है ना। एडिटिव यूज ही नहीं होता उसमें, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि एडिटिव इनवर्स बताओ। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, दो तरह के इनवर्स होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर सपोज करो कोई नंबर 2 है, 2 में मैं क्या जोड़ दूं कि मेरे पास में 0 आ जाए, ठीक है। तो 2 में अगर मैंने -2 जोड़ दिया तो वही क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो 2 में अगर आपने ऐसा कोई नंबर जोड़ दिया कि उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम में, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो नंबर जिसको जोड़ा जा रहा है उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है। और 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर 1 आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 2 में अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई करते हो तो इसको हम बोलते हैं 1, है ना। तो ये जो 1/2 दिख रहा है ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसको 2⁻⁻1 भी लिखा जाता है। 2 इनवर्स लिखने का रीजन वही है कि वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वैसे तो पावर का कॉन्सेप्ट भी है, बट उसको 2 इनवर्स लिखने का रीजन एक ये भी है कि वो 2 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बात समझ में आ रही है। तो दो तरह के इनवर्स होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में 1 का यूज होता है, एडिटिव में 1 का यूज नहीं होता। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला, ये 0 वाला, ये वाला, ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आया है, पहले वाले से। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा भाई, ठीक है ना। चलो, अगर कभी भी ऐसा हो जाए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कैंसिलेशन लॉ जो है, क्या ये एडिशन में होल्ड करता है, तो बिल्कुल करता है। देखो अगर मान लेते हैं a+b जो है वो a+c के इक्वल है, a+b किसके इक्वल है, a+c के इक्वल है। तो आप a हटा सकते हो, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी कैंसिलेशन लॉ जो है वो मैट्रिक्स एडिशन में होल्ड करता है। ऐसे b+a c+a के इक्वल है, तो a हटाओ, b इक्वल्स टू c आ सकता है। नेक्स्ट होता है जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड करा, ये मैट्रिक्स थी, ये भी एक मैट्रिक्स थी, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स बनेगी। मतलब ये दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं बनेगी, एक नई मैट्रिक्स बनेगी और ये एक यूनिक मैट्रिक्स होगी। तो वही लिख रखा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक मैट्रिक्स D such that a+d is equals to b। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड करा तो तीसरा आंसर एक मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन वो यूनिक मैट्रिक्स होगा, कुछ नई एक मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। क्लियर है। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया हो जाएगा, जैसे इसमें कुछ नया जोड़ी ना हुआ है, पुराना वाला एक ही तो वापस आया। यूनिक का मतलब ये है कि एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो तीसरा जो आंसर आता है वो भी एक सिंगल मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है मैट्रिक्स एडिशन इज यूनिक, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज आल्सो यूनिक, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ज्यादातर आपको बताई नहीं जाती, बट मेरे को लगा कि बतानी चाहिए तो मैंने बता दी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं जरा थोड़ा सा ना, ऐड मेरे को लगता है आपको करना आ गया होगा। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स में जो होता है एक्चुअल में 4 ही रूल होते हैं, और 4 में से 3 रूल आपको सिखाए जाते हैं, चौथा रूल जो होता है वो अलग होता है। मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाती, डिवीजन को हम इनवर्स से निकालते हैं, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। एक्चुअल में जो मैट्रिसेस है ना, ये चैप्टर है एक पार्ट लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा जो होती है वो जब आप सीखते हो ना, मान लेते सेट थ्योरी वगैरह सीखते हो, आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, सेट थ्योरी का नाम सुना होगा, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन। तो सेट थ्योरी जब आप पढ़ते हो ना, तो उसका ही एक, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होती है, रिंग थ्योरी स्टार्ट होती है, यानी उसका एक एडवांस फॉर्म होता है। तो अलजेब्रा जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होती है प्योर मैथमेटिक्स, एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, मैट्रिसेस जो है ये प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा का सब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे जितनी भी सेट वाली जो जितनी भी चीजें होती है ना, जो सेट में प्रॉपर्टीज होती है, कई बार वो मैट्रिक्स में भी काम करती है, ठीक है। सब मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, लीनियरली डिपेंडेंट का केस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो मैट्रिक्स में भी पॉसिबल होती हैं।
तो आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि जब हम सेट थ्योरी करते हैं, सेट थ्योरी में एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप थ्योरी, सेट थ्योरी जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें दो तरह के ऑपरेशन होते हैं हमारे पास में। एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। बाकी दो ऑपरेशन जो होते हैं वो इनवर्स ऑपरेशन कहलाते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन एक तरह का इनवर्स ऑपरेशन है और डिवीजन भी एक तरह का क्या है, इनवर्स ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं जनरली, जो बेसिक यानी जो प्योर मैथमेटिक्स होती है उसमें हम सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं बनाते, वो एक इनवर्स ऑपरेशन होता है। ऐसी डिवीजन जो होता है पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं होकर एक इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है, यानी उसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होती। ऐसी मैट्रिसेस में भी क्या होता है, जो सब्ट्रैक्शन होती है वो तो पॉसिबल हो जाती है बट डिवीजन पॉसिबल नहीं, तो डिवीजन को हम इनवर्स ऑपरेशन से निकालते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन देख रहे हो कि लेट ए बी एन m cross n matrix and b and n cross b matrix if a is equals to aij है और b is equals to bij, दो मैट्रिसेस हैं, तो ab का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो m cross p ऑर्डर का होता है और उसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। cij एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसका जो ऐसे करके निकलेगा r is equals to 1 to n air b rj, ठीक है, फिर ar1 a11 हो गए, ठीक है, ये AR1 B1J फिर AR2 B2J ऐसे करते करते पूरा का पूरा। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको 1 is less than equals to I is less than equals to M, 1 is less than equals to J is less than equals to P। अब आप बोलेंगे सर क्या लिख रखा है क्यों लिख रखा है, ऐसा तो कभी भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा ना। ये एक्चुअल में क्या होता है, मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो ना जो बुक से, उसमें ज्यादा घुमा फिरा के लिखते नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें ये सब होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये करते हैं कि अगर मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए है aij, ठीक है, बी मैट्रिक्स है कोई bij। मैं देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये जो bij दिख रहा है ना आपको, देखो aij bij दिख रहा है, वो aij वहां लिखा हुआ है bij। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p होना चाहिए वैसा, n क्रॉस p, अच्छा लिख रखा है n क्रॉस p ऑर्डर है। तो अगर आप मान लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी a इंटू बी निकालना चाहते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, लेकिन कब पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल तब होगी जब ये जो नंबर ऑफ कॉलम है इस वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए। यानी सिंपल सेंस में बोलूं, जहां पे इसका ऑर्डर खत्म हो रहा है वहां पे इसका ऑर्डर स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है हमारे को, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है भाई साहब 3 क्रॉस 5 है, तो अगर ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये शुरू हो रहा है तो ये पॉसिबल है, ए और बी निकल जाएगा। और ए और बी एक तरह की नई मैट्रिक्स निकलेगी जिसका ऑर्डर जो होगा बच्चे वो क्या होगा, मान लेते सी आई जे कोई एक नई मैट्रिक्स निकल रही है, इसका ऑर्डर होगा ये और ये बचा हुआ, यानी m क्रॉस p इसका ऑर्डर होगा। तो अगर मान लेते मैंने 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 5 दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगी जब ये दोनों सेम होंगे, पहली चीज। तो दूसरा, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर अगर आपको पता लगाना है तो ये वाला और ये वाला नंबर होता है, यानी 2 क्रॉस 5 होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो क्या लिखा गया है, ए कोई मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी कोई मैट्रिक्स है bij जिसका ऑर्डर है भाई साहब कितना n क्रॉस p, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट ए बी आपको निकालना है तो वो तभी डिफाइंड होगा जब उसका, पहली बात तो ये कि दोनों के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, और उसके बाद में क्या होता है इनका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा m क्रॉस p ऑर्डर आएगा। अगर ये डिफाइंड है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका ऑर्डर ये आएगा m क्रॉस p आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो नीचे रूल बता रहे थे कि कैसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है आपको, ये समझ में आया। पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन क्या हर मैट्रिक्स की हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। हम हर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हर किसी मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। सपोज करो मैं यहाँ पे ना कुछ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये देखते हैं आपको क्या ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं 3-4 मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिखा A is equals to 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स लिखी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। B is equals to मैंने लिखा बच्चे 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
इसका ऑर्डर है भाई साहब 2 रोज है 3 कॉलम है। C इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2, ठीक है, इसमें क्या है 2 रोज है 1 कॉलम है। B इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सपोज करो 1 2, ठीक है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ A B पॉसिबल है या नहीं है, B A पॉसिबल है या नहीं है, A C पॉसिबल है या नहीं है ना, C A पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद में A D पॉसिबल है या नहीं है, D A पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद में मान लेते हैं C D पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, या B C पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ये हमने कुछ चीजें पूछी आपसे कि कौन कौन सा पॉसिबल है कौन कौन सा पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद A B। ए बी से स्टार्ट करते हैं, क्या ए और बी की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखेंगे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बस मैंने ये पूछा है आपसे। तो आपको करना क्या है, ये देखना है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है कितने हैं 2, क्या इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, क्या यहाँ पे जो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे यस सर। अगर लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल है, तो ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी पॉसिबल है ना। और पॉसिबल होने के साथ साथ अगर मैं पूछूंगा इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसको हटाओ इसको हटाओ, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। एक बार और देखो समझ में नहीं आया तो बी ए पॉसिबल है या नहीं। सपोज करो मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, देखो जरा बी मैट्रिक्स ये है ना, क्या थी 1 2 3 4 5 6, और इसको ए के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ए कितना है बच्चे 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है वैसा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो आप याद रखिएगा इसका ऑर्डर में देखने पे मेरे को पता लग रहा है यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 2 रोज है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, जहाँ पे खत्म हो रहा है क्या है वहां पे शुरू हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपने ए बी निकाला तो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी आपस में इक्वल आ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉसिबल हो रहा है, इसका आंसर निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ए बी और बी आना एक जैसा जरूरी नहीं है, तो वो दोनों इक्वल नहीं आते। तो इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव कभी नहीं होती, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है, ए बी क्या बी ए के इक्वल होता है, इन जनरल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है बट इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा ए और सी को निकाल सकते हैं क्या, क्या ये पॉसिबल है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। एक ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 1, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये पॉसिबल है। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो इसको काटो तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्या हो गया 2 क्रॉस 1। एक बार और देखो मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ना समझ में आ जाए। आप एक एग्जांपल में नहीं समझते हो, 2 पे समझोगे 2 पे नहीं समझोगे, 3 पे समझोगे 3 पे नहीं समझोगे, 4 पे समझोगे। भाई साहब आप 4 पे भी नहीं समझे तो फिर क्या बोलूं मैं, है ना। तो C into A पॉसिबल है नहीं, देखो 2 क्रॉस 1, यहाँ से 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है नहीं है। A क्रॉस D पॉसिबल है क्या, A into D सॉरी, A into D, देखो A ये रहा D ये रहा, एक ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, ये है 1 क्रॉस 2, पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। अब देखो डी ए पॉसिबल है क्या, डी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, जहाँ पे खत्म वहां पे ये स्टार्ट, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो जरा 1 2 2 2, ये बीच वाले काटो तो 1 2 मिल रहा है, तो नई वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 2 हो गया। अब और देखो जरा सी डी पॉसिबल है क्या, 2 1 1 2 2 1, जहाँ पे खत्म वहां पे स्टार्ट, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 2, ठीक है। बी सी पॉसिबल है क्या, 2 3 2 1, नहीं है, बिल्कुल सही, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आया कि हम मल्टीप्लाई पहले करने से पहले हमारे को पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनी होगी, आपको ये भी पहले ही पता रखना है, ठीक है। जैसी मैट्रिक्स को देखोगे आपको ये पता होना चाहिए कि नई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी। ये हमने यहाँ तक का बताया आपको। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है ये भी बताता हूँ आपको ना, है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो आप, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अभी, पहले आप इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो जरा, जैसे मान लेते हैं हम
मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाना चाहते हैं आपको। तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कोई टफ काम नहीं है। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और आपको दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 1 2 2 3। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, ए को बी के साथ में करना है या बी को ए के साथ में करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ए और बी, जब हम ए बी निकालते हैं वो बी ए के इक्वल आना जरूरी नहीं है बच्चे। तो बी ए के इक्वल आना जरूरी तो नहीं है। तो अब आपसे ए बी पूछ रहे हो या बी ए पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो ऑर्डर चेक कर लेना, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की आपस में ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है। तो इसमें ए बी निकालो या बी ए निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों निकल जाता है। अब जैसे ए इंटू बी अगर आप निकालना चाहते हो तो 1 2 3 4 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसके साथ में, 1 2 2 3 के साथ में, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो तरीका क्या होता है, तरीका देखो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा अलग है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो या इसको उठा के मल्टीप्लाई, ना एडिशन की तरह नहीं। तो आपको करना क्या होता है, 1 को उठाओ, मतलब ये पूरी रो को उठा लो। क्या है ये पूरी रो, 1 2 1 और 2 दिख रहा है। इसको इस पूरे कॉलम के साथ में और इस पूरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे पहले ये जो 1 दिख रहा है, 1 को इसके साथ में पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को पहले वाले के साथ में, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ में। फिर जैसे ये हो जाएगा फिर पहले वाले को फिर पहले वाले के साथ में, फिर दूसरे वाले को फिर दूसरे वाले के साथ में। तो कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे 1 को सबसे पहले 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में समेशन, ये जो समेशन है, समेशन का मतलब ये होता है प्लस लगाना है, बीच में प्लस लगाना है। फिर 2 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ये वाले 2 को ये वाले 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करा, आपका पहला एलिमेंट पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 1 को इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है और अलग से लिखना है यहाँ पे, मतलब इसके साथ में नहीं लिखना, अलग से लिखना है। फिर 2 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगा के 2 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये दूसरा एलिमेंट पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने क्या करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो एक कॉलम को एक पूरी रो के साथ में करा, ठीक है। फिर इस रो को फिर अगले वाले कॉलम के साथ में करा। जब तक ये कॉलम खत्म नहीं होता हम यही स्टेप दोहराते रहते हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये लास्ट कॉलम था तो इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाली रो पे आएंगे। जैसे हमने ये ऊपर वाले के साथ में करा, वही नेक्स्ट वाली रो के साथ में करेंगे। नेक्स्ट वाली रो पे आएंगे, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 से। कैसे करेंगे, 3 को 1 से करना है बच्चे, प्लस 4 को किससे करना है, 2 से करना। मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले को पहले वाले के साथ में, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ में, और बीच में प्लस का सिंबल, ठीक है। फिर पहले वाले, जैसे ये खत्म हुआ फिर इसके साथ में आ जाएंगे। पहले वाले को पहले वाले के साथ में करेंगे, यानी 3 into 2 करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ में करेंगे, तो 4 into 3 करेंगे बच्चे। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे। एक बार और देखो, फर्स्ट वाले रो को उठाना है, इसको दोनों कॉलम के साथ में एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। करने का तरीका, इसको उठाओ और इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया। फिर प्लस लगाना है, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है ना। ये प्लस लगाया, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको ऐसे करके ये जो दिख रहा है इसके साथ में मल्टीप्लाई करें। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, ये एक एलिमेंट खत्म हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे बच्चों। सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ में 1 into 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ में 2 into 3। जैसे ये खत्म हुआ, देखो ये लास्ट कॉलम था तो ये ब्रैकेट लगा के खत्म, ठीक है। ऊपर वाला केस खत्म। अब ये नीचे वाले के पास में आएंगे, 3 4 को 1 2 के साथ में 3 into 1 प्लस 4 into 2, फिर 3 4 को 2 3 के साथ में 3 into 2 4 into 3। जैसे आप ये करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। बस आप इसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। 1 + 4 होता है 5, है ना। ये 2 1 2 + 6 हो जाता है बच्चे 8, है ना। उसके बाद में कितना होता है 3 और 8 8 9 10 11, ठीक है। 11 ही हो गया, 3 2 6 और 4 3 12 12 और 6 18 होता है शायद। तो ये इसका आंसर आएगा। आगे बात समझे। अब सर क्या हम जैसे ए बी निकाल रहे हैं, क्या हम बी ए भी निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है ना। आंसर अलग आएगा, बस प्रोसेस सेम है, आंसर अलग आएगा, क्योंकि ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल आए।
कुछ कंडीशंस में आ सकता है, मैं बता रहा हूँ अभी कहाँ आता है, ठीक है। अदरवाइज जरूरी नहीं कि वो भी एक इक्वल है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकला है हमारा, 5 निकला, 8 निकला और 11 निकला और 18 निकला, ठीक है। बाकी इसकी कैलकुलेशन आपको आती है, थोड़ी बहुत खुद कर लेंगे आप, है ना। अब सपोज करो आपको बी ए फाइंड करना है, तो बी ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, इसको 1 2 2 3 इसको 1 2 3 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने सिखाया ना आपको, पहले को पहले के साथ में, फिर दूसरे को दूसरे के साथ में, बीच में प्लस लगाना। तो कैसे करेंगे बच्चे, जैसे 1 1 1 होता है, 2 3 6 होता है, 6 और 1 कितना हो जाता है 7, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर 1 2 2 होता है, फिर 2 4 8 होता है, 2 और 8 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 2 होता है, 3 3 9 होता है, 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 2 2 4 होता है, 3 4 12 होता है, ठीक है। 4 और 12 कितना होता है भाई सब 16 होता है शायद, है ना। तो ये इसका आंसर आया, क्या इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं आया, अलग आंसर है ना। तो अगर अलग आंसर है तो इसका मतलब ये दिख रहा है मेरे को ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, जैसे कि हमने बोला ए बी और बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। एसोसिएटिव हो सकते हैं बट कम्यूटेटिव नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आ रहा है, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो ये हमने सीख लिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि कैसे करा, देखो इसको इसके साथ में करा, फिर इसको इसके साथ में करा, तो 1 आया, 6 आया, 7 आया, ठीक है, दोनों को ऐड, फिर इसको इसके साथ में करा, 2 आया, इसको इसके साथ में करा, 8 आया, 8 और 2 10 हो गया, ऐसे करा। फिर ऐसी जैसे ये दोनों पूरे हो गए तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसको इसके साथ में करा, 2 आ गया, फिर इसको इसके साथ में करा, 9 आ गया, 9 और 2 11 हो जाते हैं, फिर इसको इसके साथ में करा, फिर इसको इसके साथ में करा, ऐसे ही करके हमने पूरा का पूरा आंसर निकाला है, क्लियर है। तो ये वही चीज लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, समेशन, जब भी CIJ मतलब नेक्स्ट यानी फाइनल मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालोगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो रो के जो एलिमेंट होंगे उसको सेकंड वाले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके सम का सिंबल लगाना है, उसके बीच में सम का सिंबल लगाना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करा बीच में सम, मल्टीप्लाई करा बीच में सम, मल्टीप्लाई करा बीच में सम, इस तरीके से आपको करना है। बात समझ में आ गई, और ये सभी के लिए करना है, क्लियर। चलो अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। मैं आप इसके ऊपर ना मैंने काफी सारी चीजें बता दी, हमने क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट नहीं करे, काफी टाइम हो गया, आज की क्लास काफी लंबी कर दी मैंने, है ना। और इसमें चीजें अभी जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार्ट नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करवा देते हैं, आपको लगे तो कि आपने कुछ करा है क्लास में, है ना। बिना क्वेश्चन के क्लास नहीं होती। और अगर आपको लगता है ना, देखो कोई बच्चा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी पूरी क्लास देखो, पूरा जो मैं बेसिक बता रहा हूँ वो देखो, बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, आप में से देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, सच में एक्सेप्ट करो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता, तो मुझे तो सब कुछ ही बताना है, लेकिन कुछ बच्चों को जिनको लगता है कि हाँ यार ये सब हमारे को आता है, तो क्वेश्चन के पार्ट पे जंप कर लो, आप वीडियो को आगे करो, क्वेश्चन के पार्ट पे जंप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट XYZ ए, और एक दूसरी मैट्रिक्स और एक तीसरी मैट्रिक्स। आपको 3 मैट्रिक्स बोल रखा है, मल्टीप्लाई होती है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये बताओ। 3x1, 1x1, 1x3 या 3x3। 2012 का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। चलिए बच्चे आप बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है सही आंसर वो बनाओ। देखो मैं इसको करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ना मल्टीप्लाई नहीं करना होता। पहले आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, क्या है इसका ऑर्डर, कितनी रोज कितने कॉलम, 1 रो कितने कॉलम, 3 कॉलम, हाँ इसका ऑर्डर बताओ कितना, 3 रोज कितने कॉलम, 3 कॉलम। ओके इसका ऑर्डर बताओ कितना, कितना 3 रोज कितने कॉलम, वेरी गुड 1 कॉलम। तो अगर मेरे को मान लेते हैं तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब जैसे हम इसको 2-2 के पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को ना, ऑलवेज 2-2 के पेयर में, 3 को एक साथ में नहीं करते कभी। तो सपोज करो इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन पहले ये बताओ पॉसिबल कब होती है। मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होती है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। जैसे ये दोनों अगर इक्वल हैं तो नई मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका ऑर्डर ये होगा, समझ में आई बात। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बचे हुए नंबर होंगे, हाँ या ना। तो 1x3 इसका ऑर्डर होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं वो देखने के लिए 1 3 यानी ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो ये 3 पे स्टार्ट होना चाहिए, इसका ऑर्डर हो रहा है। तो आप बोलेंगे यस सर, अगर हो रहा है तो इसको हटाओ, नई वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1x1। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। बस इतना सा काम आपको करना होता है, 2012 का क्वेश्चन
निबट गया, है ना। इतना हलवा क्वेश्चन है। बेसिक क्यों बता रहा हूँ मैं, अरे भाई साहब यही काम है ठीक है, वरना बेसिक का क्या, कोई कुछ और काम थोड़ी ना है, ये तो काम है। बेसिक करने से आपसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जल्दी बन जाते हैं। तो अभी जितना बताया गया उसको जरा दिमाग में रखना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन बोल रखा है, आपको बोला गया ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3 एंड ए भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x5। अगर मान लेते हैं बी से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बनी है ए बी, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आपसे बोला गया बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी आया है, ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 2x, ए बी का ऑर्डर है 2x5, तो बी का ऑर्डर क्या होगा 3x5, 5x3 या 3x2 या 5x2। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2018 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बना लोगे आप, मेरे को पता है, ठीक है। बना के रखो, एक आंसर अपने दिमाग में रखना कि क्या आ रहा है, 10 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो जैसे 2x3 ये ऑर्डर है पहले वाली मैट्रिक्स में, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको निकालना है। मुझे ये पता है कि भाई साहब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर मान लेते पहले वाले का ऑर्डर है 2x3, तो यहाँ पे 3x समथिंग होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें 3 रोज होनी जरूरी है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करके ए भी एक नई मैट्रिक्स बनती है जिसका ऑर्डर आपको गिवन है, कितना है 2x5। तो नई मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये दोनों कट जाते हैं, ये वाला और ये वाला नई मैट्रिक्स बना देता है, ये तो होता है। तो 2x5, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए इसमें, 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर कितना हो गया 3x5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोबारा से देखो क्या करा मैंने, कोई भी दो मैट्रिक्स को आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हो वो हमने सोचा। देखो ए का ऑर्डर गिवन था, ए बी का ऑर्डर गिवन था, बी का नहीं था। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, ए को बी के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए, जहां पे ये कॉलम खत्म हो रहे हैं उतनी इसमें रो होनी चाहिए, यानी यहाँ पे 3 होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे 3 करा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस लगाओ, अगर यहाँ पे 3 है तभी ये मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर निकलेगा। तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हट जाता है और ये इसके नया ऑर्डर होता है नई मैट्रिक्स का। तो 2x5 क्या होता है, नया ऑर्डर होता है बच्चे। तो नया ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 पहले से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो इससे मेरे को पता लग गया अगर ये मैट्रिक्स 2x5 ऑर्डर की बन रही है तो यहाँ पे 3 और 5 दो एलिमेंट होने जरूरी है या दो नंबर होने जरूरी है जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को दिखाएगा। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ आई, मेरी बात पल्ले पड़ रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, चाइनीज तो नहीं लग रही है पक्का, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, नोट करो इसको, आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा सा लग रहा है दिखने में, है ना, देखना जरा। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगा आप अपना कर लो, ठीक है ना, एक आंसर बना के रखना। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 1a01, तो बताओ a रेज़ टू पावर n कितना होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1na01 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1an201, तीसरा ऑप्शन है 1an00, चौथा ऑप्शन है nan0n, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। तुक्का मत मारना, तुक्का तो मैं भी मार दूंगा, मैं तुक्का किंग हूँ इस मामले में, ठीक है। और मैं तुम्हारे को अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे को वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी दे दूंगा, तुक्का कैसे मारे लास्ट के ना, जब तुम पढ़ के नहीं जाओगे, लास्ट के मैं क्या करूंगा, लास्ट के एक दिन पहले मैंने दूंगा कोई मैराथन, मैं दूंगा तुक्का मारने वाली वीडियो, मैं बताऊंगा तुक्का कैसे मारे, तुक्का किंग करके ना अपनी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, देखना उसको, तुम मजा आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो a की पावर n निकालनी है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते रहे nth टाइम तक तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। वैसे तो मुझे बहुत ही मतलब कॉमन सा एक आंसर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, बिना श्योरिटी के आपको आंसर नहीं मारना, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले a² निकालना है। और हम क्या करते हैं, जब भी nth पावर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरे को n पावर तक सॉल्व नहीं करना, कोई मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगाना मुझे क्या करना है, 2 या 3 पावर तक निकालना और उसमें रिलेशनशिप ढूंढनी है। 2 पावर में कई बार मिल जाएगी, कई बार 3 पावर में मिल जाएगी, तो रिलेशनशिप जहां पे फॉलो होगी
वो हमारा आंसर। तो अगर मैंने a की पावर 2 निकाला, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है। इसका आंसर क्या निकलता है पहले वो मैं देखूंगा। तो इसका मतलब ये होता है 1a01 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 1a01 को, ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ में करेंगे, 1 1 जा 1 होता है, फिर a इंटू 0 0 हो जाता है, ठीक है। फिर इसको इसके साथ में करेंगे, 1 इंटू ए हो जाता है, a इंटू 1 a हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 0 को इसके साथ में करेंगे, 0 हो गया, 1 को 0 के साथ में करेंगे, 0 हो गया। आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे करो? फिर 0 को a के साथ में करेंगे, 0 हो गया, 1 को 1 के साथ में करेंगे, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल रहा है? इसका आंसर निकल रहा है a स्क्वायर का 1 प्लस 0 1 हो जाता है, a प्लस a 2a हो जाता है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 पावर है तो यहाँ पे 2a आया, a क्यूब निकाल के देखते हैं। ये होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब होता है। तो a स्क्वायर है 1 2 है 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a के साथ में 1a01 के साथ में, तो देखना जरा क्या आएगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, 1 1 जा 1 होता है बच्चे, ठीक है, 1 होता है। फिर 2a इंटू 0 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 इंटू a होता है, 2a इंटू 1 2a होता है, ठीक है। इसी तरीके से 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद 0 इंटू a 0 हो जाता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है, ये आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे क्या, 13a01। तो क्या समझ में आया? अगर यहाँ पे 3 पावर तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पावर थे तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 पावर थी तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी पैटर्न में अगर मैं a की पावर 4 निकालूंगा तो इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 4 निकालूंगा तो ये आएगा 1 4a 0 4 0 1 सॉरी, है ना, 0 1 आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं a की पावर 10 निकालूंगा तो क्या आएगा? तो ये आएगा 1 10a 0 1 आएगा। तो a की पावर n निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 na 0 1 आएगा, हाँ या ना? आएगा ना? तो इसका मतलब ये है कि वैसे अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? ए इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। अगर आपने ए मारा है आंसर अपना, मारा नहीं मतलब लगाया है, ठीक है ना, मारा कुछ ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं हुई थी ना, मैं एक शिक्षक हूँ यार, है ना, मारा ऐसे वर्ड अच्छा नहीं होता, ठीक। तो ए आंसर अगर आपने जो है वो टिक करा है बच्चे, टिक, है ना, या उसको जो है आपने चूज करा है तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने ए कर लिया है तो आप ये वाला क्वेश्चन अब कर पाएंगे। ये क्वेश्चन 2021 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, ठीक है। इसी की वजह से ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने ऊपर वाला, ठीक है। अगर मान लेते a इज इक्वल टू 1 a01 है और ये मैट्रिक्स है, a जो है कोई नेचुरल नंबर, तो a की पावर 100 माइनस a की पावर 50 माइनस a की पावर 25, 2a की पावर 25 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2i होगी, माइनस i होगी, 2i होगी या i होगी? भाई साहब आपको देते हैं हम कितने, 45 सेकंड, कर लोगे? करके दिखाओ। चलो मुझे ये पता है देखो कि a इज इक्वल टू आपको दे रखा है, मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैं आपको समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। तो मुझे ये पता है a की पावर n कभी भी निकालते हैं तो क्या हो गया, 1 na हो जाता है, 0 1 हो जाता है, सही है ये बात? अभी तो करा थोड़ी देर पहले। अगर मैं मान लेते हैं a की पावर 100 पूछ रहे हैं, माइनस a की पावर 50 पूछ रहे हैं, माइनस 2 a की पावर 25 पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपसे पूछ रहे हैं 100a 0 1, इसमें से माइनस करो 150a 0 1, इसमें से माइनस करो 2 टाइम्स ऑफ 1 25a 0 1, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो कुछ ऐसे बनेगा 100a 0 1, ठीक है, माइनस 150a 0 1, ठीक है, माइनस 250a 0 2, ठीक है। इन दोनों को देखो, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो 1 और 2 होता है माइनस का 3, 50 50 100, अच्छा माइनस 3, माइनस तो बाहर है, माइनस को बाहर ही रखो, तो 1 और 2 3 कर लो, 50 50 100 कर लो, और 0 0 0 होता है, 1 और 2 3 होते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे छोड़ दो 100a 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 1 माइनस 3 कितना होता है बच्चे? माइनस का 2 होता है, 100 100 कट 0 हो गया, 0 0 कट 0 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लो बच्चे, तो ये हो गया 1 0 0 1। 1 0 0 1 क्या होता है बताना जरा, किसकी वैल्यू होती है? हाँ जी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है एक तरह की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 2i इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होता है, ए फॉर अच्छा आंसर आ गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, माइनस का 2i, ठीक है। ए फॉर कोई जगह का नाम याद नहीं आया मेरे को, क्या होता है, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद। ए फॉर अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइनस 2i। समझ में आ गया आपको? मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे आगे करके जाके लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो पैटर्न पहचानने में एक क्वेश्चन और देता हूँ, 2007 का ही सेकंड पैटर्न। क्वेश्चन में बोल रखा है अगर a = 2 2 2 2 हो रखा हो और तो a की पावर n क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आपको समझ में आ गया आपको पैटर्न कैसे पहचानना है, तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दो। a = आपको दे रखा है 2 2 2 2, आपसे a की पावर n पूछा है, क्या आपको सीधा a की पावर n निकालना होता है? आपको a की पावर 2 a की पावर 3 निकाल के पैटर्न देखना होता है क्या फॉलो हो रहा है। तो a की पावर 2 निकालो सबसे पहले, ये होता है a को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया बच्चे 2 2 2 2 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो कर लो। 2 दूनी कितना होता है 4, 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है। उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 दूनी मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 + 4 4 + 4 4 + 4, यहाँ पे सब ऐसे ही आएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है, तो आप देखना a स्क्वायर की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 8 8 8 8, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3, ठीक है। ये आया है a स्क्वायर का आंसर। आगे बात समझ में, है ना। दूसरा देखते हैं, a क्यूब का आंसर निकालना है सपोज करो मेरे को, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से आंसर मैच कर सकता हूँ, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे। यहाँ पे अगर 2 पावर है तो यहाँ पे 3 पावर देखी, तो क्या पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 2 आ रहा है उसके हिसाब से, तो ये तो गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकता सर, तो इसका मतलब 2 की पावर n वाला आंसर इसका नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखो 2n नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो 2n का मतलब ये होता है बच्चे 4 आ गया, 4 थोड़ी ना था, वहां पे तो 8 है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 की पावर 2n - 1 बनता या नहीं बनता, 2 की पावर 2n - 1 2 की पावर 2n - 1 2 की पावर 2n - 1। हमको बस ये देखना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करे, बस खत्म हो गया। तो देखो n की जगह पे 2 डालो, यहाँ पे 2 डालो, कितना हो गया 4 - 1 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3। जब हमने n की जगह पे 2 डाला तो इसका आंसर ये आ रहा है, जो कि ऊपर वाले आंसर से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आराम से आगे निकल जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, स्टार्ट करो इसको, कैसे करोगे। If A is a matrix such that Aij is equals to 3 × 3, A is equals to Aij 3 × 3, फिर Aij is equals to फंक्शन का ऐसे वो लगा देता हूँ, ठीक है। 1 if I is not is equals to 0 j sorry and 0 if I is equals to j, then A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो भाई साहब, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, I A 0 नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A B C या B। हर तरह के क्वेश्चन लूंगा देखो आपका ना, हर तरह के, इजी मॉडरेट हार्ड, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारी क्लास की खासियत ही यही है भाई साहब, इजी लगता है, उसके बाद में मॉडरेट भी लगता है, उसके बाद में मजा भी आता है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। चलो आपको बोल रखा है ए कोई मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर कितना है भाई साहब, 3 × 3 ऑर्डर की है भाई साहब मैट्रिक्स। आपसे बोला है Aij जो है उसको इस तरह से डिफाइन कर रखा है, 1 अगर i जो है वो j के इक्वल नहीं है, 0 अगर i j के इक्वल है। तो बताओ a स्क्वायर क्या होगा। पहली चीज तो ये कि आपको फंक्शन रीड करने आते हैं, फंक्शन रीड करने आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है, यानी इसमें 3 रोज 3 कॉलम होंगे, और फिर फंक्शन को रीड करके बताता हूँ मैं आपको। फंक्शन रीड करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लेते हैं ith पोजीशन और jth पोजीशन इक्वल नहीं है तो उसका आंसर 1, और इक्वल है तो उसका आंसर 0 होगा। ith पोजीशन jth पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ऐसे इसमें ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें i और j की पोजीशन इक्वल होती है, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट।
तो अगर आई जे की पोजीशन इक्वल है तो इसका आंसर 0 है, इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 1 है। जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं होते, 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो 1 है, ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखती है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कभी भी आपको मतलब मैट्रिक्स को रीड करना हो तो वो रीड करने का तरीका होता है, तो आपको पहले पता होनी चाहिए सारी पोजीशंस, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आई जे एलिमेंट्स आपको रखने होते हैं, ठीक है ना? ith jth पोजीशन पे एलिमेंट रखने होते हैं। अब आपसे पूछा ए स्क्वायर बता दो, ए स्क्वायर होता है ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करनी है किससे? 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 से। अब मल्टीप्लाई करके इन चारों में से एक आंसर आएगा, बताना है हमारे पास। मल्टीप्लाई हमारे ऊपर नहीं आती है, 0 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1, फिर प्लस लगा के 1 की 1 से करेंगे 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। फिर 0 की 1 से करेंगे 0, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? इस पूरे को पहले इस पूरे से करना है, 0 को 0 से करना है, फिर प्लस लगाना है, 1 को 1 से करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 1 को नीचे वाले 1 से करना है, फिर प्लस लगाना है, तो 0 प्लस 1 2। फिर इस पूरे को सेकंड वाले के साथ में करना है, तो 0 को 1 के साथ में करना है 0, फिर 1 को 0 के साथ में करना है 0, फिर 1 को 1 के साथ में करना है 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया। इसी तरीके से 0 को 1 के साथ में करना है 0, 1 को 1 के साथ में करना है 1, 1 को 0 के साथ में करना है 0, तो आंसर कितना? 1 आ गया। ऐसे करके मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो ऐसे करूंगा 1 0 0 1, ये 1 आ गया, फिर ये आ गया 1 0 1, तो ये 2 आ गया, फिर 1 0 0, तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से देखो मैं सबको मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो मेरे पास में इसके सारे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है? तो जैसे ये आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स होनी, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं भाई साहब। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं भाई साहब। क्या ये यही वापस आ गया? नहीं भाई साहब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना? कुछ भी आंसर नहीं आया इन तीनों में से, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये रहा, समझिए? हाँ, तो अगर आपने डी बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो बहुत ही बुरा, है ना? बनना चाहिए था आपसे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, देखना जरा क्या है, थोड़ा जल्दी करना। 2006 का है क्वेश्चन, 2006 का है। अगर आपने बुक उठाई होगी ना प्रीवियस ईयर वाली, उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो मतलब स्टार्टिंग पहले पेज पे ये बोला गया लेट a is equals to 1 1 1 इतना है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। आपसे बोला है दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a raised to power n, ठीक है? a 3 raised to power n, a 3 raised to power n minus 1, a 3a। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो देखो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ये पता है ना? ऐसे निकालते हैं हम, है ना? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 के साथ में। चलो अब जैसे ये करेंगे तो देखो क्या होगा। मैंने आपको सिखा दिया ना कैसा मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। फिर ऐसी, क्योंकि ये सारे सेम ही है तो सबका आंसर 3 ही आएगा, है ना? सारे ही तो सेम है तो सबका आंसर 3 आएगा। तो भाई साहब ए स्क्वायर, जब यहाँ पे 2 पावर थी तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ रही है, देख पा रहे हैं? अभी रुक जाओ, अभी वेरीफाई नहीं करना, ये तो आंसर नहीं है इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो कट हो गया, क्योंकि 1 1 1 वापस नहीं आ रहा है। अभी और देखते हैं। अब हम ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 के साथ में। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो 3 + 3 + 3 3 3 6 3 9 यार 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ये आ रहा है, ठीक है? तो ये ए क्यूब की वैल्यू, तो ए की पावर 3 करी तो यहाँ पे आंसर आया मेरे पास में 3 की पावर 2 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 करने पे 3 का स्क्वायर करने पर ही 9 आता है ना, तो ये 3 की पावर 2 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ पे 2 पावर है,
यहाँ पे 2 पावर है तो 1 पावर है, तो ये वाला इसका आंसर हो सकता है। आया ना? देखो इसमें क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है 3 की 1 पावर कम है इसमें, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। जैसे अगर मैं a की पावर n निकालता हूँ तो ये क्या होगा? 3 की पावर 1, मतलब a की पावर जैसे मैंने 2 निकाला, ऐसा समझो ना, a की पावर मैंने 2 निकाला तो वो एक्चुअल में 3 3 3 3 3 3 ऐसे था। तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेने के बाद में ये जो मैट्रिक्स अंदर बच रही है ये ऐसे बच रही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या, ये 3a है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, क्या ये 3 कॉमन लिया मैंने, 3 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बच रहा है, तो क्या ये 3 स्क्वायर a है? तो आप बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं n 3 पावर है तो यहाँ पे 1 कम पावर है, तो यहाँ पे अगर n पावर होगी तो n से 1 कम पावर इस पे हो जाएगी, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में? चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। तभी तो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, इसके क्वेश्चन नहीं छोड़ना होते, इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। चलो आगे बढ़े। देखो भाई साहब एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्या निकलेगा इसका आंसर? 2012 का, है ना, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया if the sum of the matrices x x y y y z z 0 0 is the matrix 10 5 5, बताओ y की वैल्यू क्या होगी? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई साहब ये, लड्डू क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ। कैसे करोगे आप? खुद करो, एक आंसर बताना, ठीक है? आप खुद तो करो तभी तो पता लगेगा तुम्हारे को आता भी है नहीं आता, है ना। अब आपको बोला गया है 3 मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड कर लो x x y प्लस y y z प्लस z 0 0, इन तीनों को ऐड करा तो इसका आंसर आता है भाई साहब 10 5 5, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि y की वैल्यू बताओ, तो पहले तो ऐड करो। ऐड करना आता है, इसका मीनिंग ये है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मीनिंग है x प्लस वाई प्लस 0 यानी x प्लस वाई, इसका मीनिंग है y प्लस जेड प्लस 0 यानी y प्लस जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चे कितनी? 10 5 5। मेरे को पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो इसका मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब ये है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 10 है ना। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 5, और y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो है 5। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, इक्वेशन सेकंड कंसीडर करो, इक्वेशन थर्ड कंसीडर करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, है ना, फ्रॉम 1 and 2। देखो तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाली तो ये 5 हो गया, प्लस जेड इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 10 हो गया तो जेड की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। नाउ देखो इधर ध्यान से, y प्लस जेड जो है ये 5 है ना, y प्लस जेड 5 है, मेरे को y चाहिए तो z की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 होते हैं कितने? 0, समझे हीरो? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप, है ना, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे ठीक है, ये लो करो जरा, देखें तुम्हारा क्या आता है। स्टार्ट करो। क्वेश्चन में बोला था A and B are two matrices such that AB is equal to B। A और B क्या है? दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। नाम नहीं बताया, ऐसे जनरल इन जनरल बोला है। AB is equal to B है, BA is equal to A है, तो बताओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2AB 2BA B प्लस B A इंटू B, किसके इक्वल होगा? इसको करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप पहले खुद कर लो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको करना है। इसको करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं आपको दो मैट्रिसेस के बारे में प्रॉपर्टीज नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप दो मैट्रिसेस अपनी मर्जी से कंसीडर कर लो। ए कोई मैट्रिक्स ले लो, बी कोई मैट्रिक्स ले लो, और उसके बाद में इस तरीके से लेना कि A इंटू बी बी आ जाए और B इंटू ए आ जाए, तो आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो निकालोगे वो चारों ऑप्शन में से सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा,
लेकिन हाँ ये है कि आपका आंसर निकाल के दे देगा, आपको करेक्ट आंसर निकाल के देगा, सही आंसर निकाल के देगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी। दूसरा तरीका ये है, प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ क्या होता है। सबसे पहले गिवन क्या है तो उस पर फोकस करते हैं। गिवन है हमारे को ये दो चीजें, ए बी और बी है। तो सबसे पहले किसी से भी स्टार्ट कर लो, किसी से भी जिससे मर्जी, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो मुझे बी स्क्वायर चाहिए आंसर में ना, बी स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए। तो किसी तरीके से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इंटू बी, ऐसे बनेगा। दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करूँ तो बी इंटू बी तो होता है बी स्क्वायर। बी ए जो होता है क्वेश्चन में देखो ए के ही इक्वल है, बी इंटू ए के ही इक्वल है, तो इस पूरे को मैं ए लिख सकता हूँ। तो ए बी आ गया, तो ए बी आ रहा है बी स्क्वायर, सही है। अभी और देखो, ऑल्सो ए बी की वैल्यू तो हमने ए निकाली थी, बी ए की वैल्यू ए। तो सपोज करो मैं यहाँ से ए स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ ए ऑपरेट कर लेता हूँ, तो ए बी ए इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, बी है, तो बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब आपसे ये पूछा गया है, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। आपसे ये पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के डालो, क्या है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चा, ए बी। ऐड नहीं करना आपको इसको, पहले देखो बी ए की वैल्यू कितनी थी, ए थी, ए बी की वैल्यू कितनी थी, बी थी। तो उठा के वो वाली ऊपर वाली वैल्यू से उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा ना काम जाम करना पड़ता है, आंसर निकल जाता है, समझ गए। इतना टफ नहीं है, इजी है दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका भी सी निकला तो करेक्ट, नहीं निकला तो देखो, वैसे तो बहुत इजी था, खाली मल्टीप्लाई तो करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। चलो स्टार्ट करो, कैसे करो। A is a square matrix such that A square is equal to I। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो A माइनस आई होल क्यूब प्लस A प्लस आई होल क्यूब माइनस 7A की वैल्यू करो। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, A, I माइनस A, I प्लस A, 3 है। ये चार में से एक करेक्ट आंसर है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। ये ऑप्शन नंबर A, B, C या D। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। A माइनस आई का होल क्यूब है प्लस A प्लस आई का होल क्यूब है, होल क्यूब है माइनस का 7A है, ठीक है ना। ये हमारे को बताना है, इसको जब हम करते हैं सॉल्व तो इनमें से चारों में से एक आंसर आएगा, इसका कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन करना है ना आपको, उसके लिए पहले दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कर कि आप ऐसे ही कर लोगे उसको। दो तीन चीजें पहले पता होनी चाहिए। पहला तो ये है कि अगर आपको A प्लस बी का होल क्यूब कभी मिलता है बच्चे, वो होता है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अगर आपको A माइनस बी का होल क्यूब कभी मिलता है बच्चे, तो होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ये होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। आई की पावर अगर मान लेते हैं, आई को अगर मान लेते हैं मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो याद रखिएगा चाहे वो कैसे मल्टीप्लाई करूं, मैं इस तरफ से करूं या इस तरफ से करूं, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। चाहे मैं ए स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको, या मैं किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई की कितनी पावर करूं, आई ही वापस आ जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हैं, दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं इसमें A माइनस बी का होल क्यूब लगाऊंगा, तो ये होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। A क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी, तो माइनस 3A स्क्वायर और B के प्लेस पे है ना, प्लस 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर तो I स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर प्लस इसमें लगाएंगे, देखो A प्लस बी का होल क्यूब, तो A क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3A स्क्वायर बी, है ना, प्लस 3AB स्क्वायर। आई बात समझ, माइनस का 7 है तो साइड में रखता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आई क्यूब, ये वाला आई क्यूब, ये वाला गया, 3A स्क्वायर आई, 3A स्क्वायर आई गया,
है ना, जो बचा उसको उठा लेते हैं। क्या बचा है हमारे पास में? हमारे पास में बचा ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी नहीं, ए क्यूब की वैल्यू नहीं दे रखी, ए स्क्वायर की दे रखी है। तो ए क्यूब को हम ऐसे कर लेते हैं, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस है 3a। आई स्क्वायर मैंने बताया था आई ही होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो प्लस ए क्यूब को दोबारा से हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको 3a इंटू आई कर देते हैं, माइनस का 7 कर देते हैं। समझ में आया कैसे? आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होती है, आई की कुछ भी पावर पर आई रहता है, और आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज वापस आ जाती है। तो 3a वापस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी 3 आएगा। पहले मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, ये आई इंटू ए हो जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा इंटू आई, प्लस आई इंटू ए प्लस 3a इंटू आई माइनस 7, ऐसा बनेगा। अच्छा, a इंटू आई ए ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको a बना देंगे, इसको 3a बना देंगे, इसको 3a बना देंगे और इसको a बना देंगे, ठीक है ना। और ये माइनस 7, 3 3 6 2 8, तो 8a हो गया बच्चा, माइनस 7। 8 में से 7 माइनस करो तो एक सिंगल a बच गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ऐसे कर, ऐसे समझना आसान है ना, आसान ही है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बिना प्रॉपर्टी के तो सभी मुश्किल है, ठीक है, फिर आसान क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, यही तो चीजें आपको आनी चाहिए जो एग्जाम में आपके जल्दी से चीजें सॉल्व करके या क्वेश्चन सॉल्व करके देती है ना। भाई साहब एक क्वेश्चन और देखो यार, क्या है ये क्वेश्चन, इफ a is a square matrix such that a square is equals to 2a minus i। हाँ भाई साहब, where i is a unit matrix, then for all natural numbers n is greater than equals to 2, a raised to power n equals to, क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं। a ऑप्शन है na minus n minus 1 i, b ऑप्शन है na minus i, c ऑप्शन है 2 raised to power n minus 1 a minus n minus 1 i, d ऑप्शन है 2 raised to power n minus 1 a minus i। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, एक आंसर बनाइए और देख लीजिएगा आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है, या करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट आंसर आना जरूरी है बच्चे, है ना। स्टार्ट करें। आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक आंसर निकाल लिया होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई दे रखा है, 2a माइनस आई दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपसे बोला गया कि a रेज़ टू पावर n फाइंड करना है आपको। n क्या है, वो 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। इन चारों में से एक आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको n की फॉर्म में ऐसे निकालना होता है तो आपको बड़ी पावर निकालनी होती है और आपको कंपेयर करना होता है, बस ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा निकालने बैठो, है ना। आपको कंपेयर करना है बड़ी पावर निकाल कर। तो आपको a स्क्वायर दे रखा था, यहाँ से a क्यूब निकालो। a क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर इंटू a होता है या नहीं होता? तो a स्क्वायर की तो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर है 2a माइनस i। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे a के साथ में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a स्क्वायर है माइनस ia, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ठीक है। अब ये आया है, ये तो किसी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से डाल देते हैं यहाँ पे, a क्यूब इज इक्वल टू 2a माइनस i। ये मतलब इस a स्क्वायर की जगह पे मैंने ये दोबारा से डाल दिया, डाल सकता है ना, a स्क्वायर ये है ना, माइनस i इंटू a होता है, ये शायद आपको पता होगा। हम i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही वापस आ जाता है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4a हो गया, माइनस 2i हो गया, माइनस a हो गया, ठीक है, ओके। a क्यूब की वैल्यू आ रही है, अभी देखो ये दोनों माइनस हो सकते हैं, तो ये 3a हो गया, माइनस का 2i हो गया, a क्यूब की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अगर n लिखा होगा तो यहाँ पे भी n लिखा होगा, सही है बात। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, 3a, तो ये n है होगा, फिर माइनस लगा होगा, यहाँ पे 2 है तो 1 कम है, 3 से 1 कम है और i लिखा होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर दिख रहा है आपको तो कंपेयर करके हमारे को ये दिखता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे ना कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, समझ आया आपका, ये निकला था आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम, अगर यही निकला, नहीं निकला तो देख लो यार, ऐसा करना है इसको, है ना। अगर आपको इतना समझ में आया आज की हमारी क्लास, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को,
है ना, करना उसको और देखना उसका आंसर आप क्या बनाते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ तो तुम्हारे को सारा आसान लग रहा है, खुद बनाओ तब पता लगेगा तुम्हारे को आता है या नहीं आता। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, इसको करना, इसका आंसर मुझे देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना, जहाँ देना है वहां देना, ठीक है। ग्रुप बना देंगे तुम्हारा, ग्रुप में दे देना, कोई बात नहीं। अभी तो कमेंट बॉक्स में या जहाँ पे भी आप दे सकते हो आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लो, होमवर्क में आपका क्वेश्चन है। कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी तरीके से और अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा हमारे को, है ना। कोई डाउट आता है तो भी बताइएगा हमारे को। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।